हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ने जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट अपलोड किया है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने की संभावना है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कैसे पैटर्न में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी थोड़ा सा रेलवे के एग्जाम में पेपर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि मिक्स क्वेश्चन आते थे, कभी भी जैसे मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर बीच में साइंस का आ गया, रीजनिंग का आ गया। तो पहले कैसे ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते थे, पर अब क्या हो गया है, इस मॉक टेस्ट से ये क्लियर हो गया है कि जो अब आपका जो पेपर होगा तो उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जैसे साइंस का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, रीजनिंग का अलग रहेगा, यानी सारे सेक्शन में आप सेक्शन में जंप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे साइंस का कर रहे हैं आपको मैथ का करना है, आप मैथ वाले सेक्शन में चले जाइए। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल गया है। आज उसी मॉक टेस्ट में जो साइंस के क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। साबुन के अणुओं की जल विरागी पुच्छ मिसेल के अंदर क्यों रहती है? वे जल में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, वे जल द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, वे जल की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वे जल के साथ रासायनिक आबंध बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है जल विरागी। जल विरागी क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक नाम से क्लियर हो गया होगा। हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक यानी डरना, फोबिया यानी डर। तो जो जो क्या करते हैं, जल से दूर भागते हैं। जल विरागी यानी जो पानी से दूर भागते हैं, पानी की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, पानी से दूर रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जल विरागी। और वहीं पे एक होता है जल रागी। जल रागी, जल रागी क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक या जल रागी क्या होते हैं? जो क्या है, जल से जल की ओर आकर्षित होते हैं, यानी पानी की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जल रागी या फिर हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। तो जो साबुन होते हैं, साबुन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये उसका टेल पार्ट होता है और ये इसका क्या होता है? सिर होता है। तो जो पूंछ वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है? वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका? हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। लेकिन जो सिर वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है? सिर वाला पार्ट ये आयन का बना होता है। सिर वाला पार्ट क्या होता है? आयन का। यानी जो साबुन होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक पूंछ वाला पार्ट और एक सिर वाला पार्ट। सिर वाला पार्ट आयन का बना होता है और पूंछ वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो जब इनको क्या किया जाता है, पानी में डालते हैं, तो जो जल विरागी वाला यानी ये पूंछ वाला पार्ट क्या होता है? ये जल विरागी होता है। क्या होता है? विरागी, यानी ये हाइड्रोफोबिक होता है। और जो सिर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक यानी जल रागी होता है। तो जब चिकनाई या जो गंदगी है उसको पानी में डालते हैं, तो जो जल विरागी यानी जो पूंछ होता है वो तेली या गंदगी या चिकनाई की तरफ चला जाता है। अब ये जल की तरफ नहीं जाएगा तो ये किसकी तरफ चला जाता है? विरागी वाला पार्ट गंदगी या चिकनाई की तरफ चला जाता है। लेकिन जो सिर वाला पार्ट है ये कैसा होता है? ये क्या होता है? जल रागी होता है। तो ये किसकी तरफ चला जाता है? तो सिर वाला पार्ट चला जाता है पानी की तरह। सिर वाला पार्ट किधर चला जाता है? पानी की तरह। और यही मिल के एक संरचना बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मिसेल। मिसेल की एक संरचना बनाते हैं जिसमें गंदगी या चिकनाई क्या होती है? अंदर रहती है। और साबुन का जो आयनिक सिरा है वो पानी के बाहर रहता है। यानी जो आयनिक सिरा है ये क्या है? पानी के बाहर रहेगा। और जो साबुन और गंदगी है वो कहाँ चली जाती है? अंदर चली जाती है। और यह एक घेरा बना लेते हैं जिससे कि साबुन आसानी से चिकनाई को हटा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात की गई है जल विरागी की। किसकी बात की गई है? जल विरागी की। तो जल विरागी अभी मैंने बताया ये पानी से दूर भागेंगे, तो ये क्या होंगे? वे जल द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए क्या कहाँ चले जाते हैं? मिसेल के अंदर चले जाते हैं। जबकि जो हेड वाला पार्ट होता है वो आयन का बना होता है और वो जलरागी होता है, यानी पानी की ओर आकर्षित होता है, तो पानी के चारों तरफ घेरा बना लेता है। अगला प्रश्न है, एथनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है? यह एक अम्ल है, यह एक क्षार है, यह एक लवण है, या उदासीन होता है? तो यहाँ पे देखिए नाम से ही क्लियर है, एथनोइक अम्ल। तो ये क्षार, लवण, उदासीन ये तो हो ही नहीं सकता।
ये क्या हो ही नहीं सकता। इसको तो आप आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एथेनॉइक अम्ल। अब जब यहाँ पे नाम में ही अम्ल लिखा है तो ये क्षार कैसे हो सकता है, लवण कैसे हो सकता है, उदासीन कैसे हो सकता है। तो ये क्या होगा, यह एक अम्ल है। एथेनॉइक अम्ल यह एक अम्ल है। और अम्ल का काम क्या होता है कि जब भी कोई अम्लीय प्रकृति है या अम्ल है तो वो अम्ल क्या देता है, अम्ल H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। और H+ आयन का काम क्या होता है, H+ आयन जब लिटमस पेपर के संपर्क में लाया जाता है तो यह नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। सेम क्षार क्या करता है, क्षार का काम क्या होता है, यह लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। ये आप दोनों को याद रखिएगा। हाँ, एक बात और, जैसे एसिड एंड बेस है ना, एसिड और बेस आपका ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, एसिड एंड बेस को। इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते, देखिए आपके मॉक टेस्ट में भी प्रश्न आया था और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखिए, एसिड एंड बेस से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न, दो तो कम से कम एसिड और बेस से प्रश्न आए ही आए हैं। और आपके सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, इससे प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, लिटमस पेपर की। तो H+ आयन अम्ल देता है, वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, नीले को लाल, लाल को नीला, एसिड और बेस में। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या होता है, अनिल, अनिल भैया को याद रखिएगा। तो देखिए, अनिल से क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल। तो ये क्या करेगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। साथ ही याद रखिएगा छलन, क्या, छलन। तो छलन में क्या हो जाएगा, छ से हो जाएगा क्षार, ला से हो जाएगा लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले। तो ये आप ट्रिक से आसानी से 2 शब्द आपको याद रखने हैं। क्या क्या, एक अनिल और दूसरा छलन। अनिल और छलन आपके अम्ल और क्षार को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और कभी भूलने भी नहीं देंगे। तो इन दोनों भैया को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पुष्प में होने वाले पराग स्थानांतरण को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, संकरण, परपरागण, निषेचन या फिर स्वपरागण। तो यहाँ से आप देखिए क्या बोला है, एक ही पुष्प में होने वाले परागण को। तो मान लेते हैं ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ये फ्लावर का क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। और यहीं पे देखिए एंथर फिलामेंट आपके लगे रहते हैं, एंथर फिलामेंट, फिलामेंट हो जाएगा, एंथर फिलामेंट लगे रहते हैं। तो अगर यहीं से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, यानी एक ही पुष्प के जो पोलन होते हैं, पोलन क्या, एक ही पुष्प के जो पोलन होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्थिकेसर में जाके वहीं पे उसी पुष्प में वर्तिकाग्र में जाके वहीं पे निषेचन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्वपरागण। और यही तो पूछा है, एक ही पुष्प में होने वाले पराग स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, स्वपरागण के रूप में। एक बात और यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम क्या क्या होते हैं, जैसे हवा, हवा के द्वारा भी जो पोलन होते हैं वो दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। हवा, कीट पतंगे, कीट हैं, या फिर और भी कोई माध्यम जैसे भंवरा वगैरह है ना, तो ये भी क्या करते हैं, पोलन ग्रैन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही पुष्प के पोलन जाके उसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र होता है वहां पे पहुंच के निषेचन कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो इसमें एक ही पुष्प के नहीं दूसरे, जैसे इस पुष्प का ये पॉलन है, जाके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे क्या हो, जाके मिल जाए। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। पर इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है।
जैसे जो पोलन ग्रैन है या तो हवा के द्वारा ट्रांसफ़र होंगे या तो कीट के द्वारा ट्रांसफ़र होंगे, यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। ये अपने से ही वो पोलन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे नहीं जा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? परपरागण। ये स्वपरागण और परपरागण, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। यानी जो प्लांट वाला आपको बॉटनी वाला जो सेक्शन है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। जैसे आपका टिश्यू हो गया, टिश्यू से अच्छे, और प्लांट क्लासिफिकेशन है, प्लांट क्लासिफिकेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले या 4 मिनट पहले? तो आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य है ये वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। और यह घटना किसके कारण होती है? तो यह घटना अपवर्तन प्रक्रिया के कारण होती है, यानी वायुमंडलीय कण से टकरा के नहीं, जो माध्यम में जो परिवर्तन होता है, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाए तो वो घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो ये जो सूर्य जो वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, ये किसके कारण हो जाता है? ये अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है? ओवरी, वृषण, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि के भी 3 भाग होते हैं ना, अग्र, मध्य और पश्च भाग होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से किसका होगा? अग्र भाग से देख लेते हैं। अग्रभाग से पहला पहला यही देख लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जीएच। तो ग्रोथ हार्मोन किसका काम करता है? ये शरीर में वृद्धि का काम करता है। शरीर में वृद्धि का काम कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। दूसरा हार्मोन सिक्रीट होगा टीएसएच। टीएसएच, इसको क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए उत्तेजित करता है। किसको? थायराइड हार्मोन को क्या करता है? ये उत्तेजित करता है, उसको बनाने के लिए ये उत्तेजित करने का काम करता है। तीसरा जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन है। तीसरा जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलेगा, कौन सा है? एसीटीएच। कौन सा है? एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन का काम क्या होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टिसोल को निकलवाता है। क्या करता है? जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, तो ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टिसोल को निकलवाने का काम करता है। कॉर्टिसोल को निकलवाने का काम कौन करता है? एसीटीएच हार्मोन करता है। चौथा हार्मोन हो जाएगा एफएसएच। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यानी ये अंडाशय और वृषण, जो ओवरी होते हैं और टेस्टिस, इन दोनों के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। पांचवा हो जाता है एलएएच हार्मोन। एलएएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? यह ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। किसको करता है? ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। छठा हार्मोन हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन या स्तन, जो मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां हैं, उनसे दूध का उत्पादन करवाता है। क्या करता है? दूध का उत्पादन। ये तो सारे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन हो गए। अब पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से भी 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एडीएच। क्या होता है? एडीएच, या इसी को वेसोप्रेसिन कहा जाता है। ये क्या करता है? ये जल का क्या करता है? जल के शरीर में जल का नियंत्रण करता है। ये पानी के संतुलन को बनाने का काम कौन करता है? एडीएच। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये एडीएच हार्मोन है, ये निकलता तो पीयूष ग्रंथि से है, पर इसको काम करने के लिए और कंट्रोल कौन करता है? इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करती है। इसको कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है, जबकि निकालता कौन है? पीयूष ग्रंथि। और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। जो एडीएच है, एडीएच हार्मोन है, इसको
निकालता भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और इसको कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। सिर्फ ये क्या करता है, जो पश्च पीयूष वाला भाग होता है, जो पोस्टीरियर भाग होता है पीयूष ग्रंथि को, उसको सिर्फ स्टोर करने के लिए दे देता है। क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। बाकी निकालना और उसको कंट्रोल करना, यानी बनाना और कंट्रोल करना, बनाना और कंट्रोल करना दोनों काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? तो एक तो ये क्या करता है, जो प्रसव के समय प्रकुंचन होता है, यानी जो क्या होता है, जो एक पेन होता है ना प्रसव के समय, मांसपेशियों में जो प्रकुंचन होता है उनको ये कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा ये क्या करता है, दुग्ध के निष्कासन में, यानी दूध के निकलने में मदद करता है, दूध के निकलने में मदद करता है, मदद। तो ये सारे किसके हार्मोन हो जाएंगे? सारे हार्मोन हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि के। ग्रोथ हार्मोन TSH, ACTH, FSH, LH और प्रोलैक्टिन, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये सारे किसके हार्मोन हैं? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। और इनके कार्य भी आप ध्यान रखिएगा। अभी वृद्धि वृद्धि हार्मोन का पूछ लिया है, कल को आपको थायराइड हार्मोन को कौन उत्तेजित करता है ये पूछ सकता है, या फिर FSH के बारे में, ADH के बारे में आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आप एक ओवरऑल पीयूष ग्रंथि के बारे में अपने दिमाग में ये चीजें आप बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा और वस्तु के समान आकार का, सीधा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और वस्तु के समान आकार का। तो इसको अभी हमने कल एक छोटी सी लाइव क्लास हुई है, लगभग 11 मिनट 12 मिनट की है, उसमें मैंने बताया है अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन, अगर हम कहाँ पे किस जगह पे वस्तु को रखेंगे तो उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बनेगा। और साथ ही उत्तल दर्पण में भी हमने देखा है कि वस्तु की स्थिति और इमेज की स्थिति क्या होगी। इसको मैंने अच्छे से एक 10-11 मिनट का वीडियो है आपका, उसमें हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सीखा है। अगर आपको देखना है, सीखना है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, छोटा होता है, साथ ही कैसा होता है? आभासी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और ये एक्सिस हो गई, ये इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। ये हमारी पहली नंबर की वस्तु हो गई। अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। उसके बाद हम कहीं पे भी वस्तु रखते हैं, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखते हैं, तीसरी हो जाएगी। या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, चौथी वस्तु हो जाएगी। या फोकस पे रखते हैं, पांचवी वस्तु हो जाएगी। तो अगर हम कहीं पे भी उसके बाद हम वस्तु को रखते हैं तो सारी इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? सारी प्रतिबिंबें बनेगी फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पे बनेगी? सारी यहीं पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। ये सारी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस और पोल के बीच में। और इमेज की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो एक तो प्रतिबिंब कैसे होंगे? सीधी होंगे। जो भी प्रतिबिंब दूसरे तरफ बनते हैं, यानी जिधर वस्तु रखी है उसके अपोजिट साइड में बनते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? सीधी होती है। और सीधी के साथ कैसे होंगे? ये सारे आभासी होंगे। आभासी यानी अगर वस्तु के तरफ बने हैं तब तो वो वास्तविक होंगे। अब वस्तु के तरफ नहीं बने हैं, यानी दर्पण के दूसरी साइड पे बने हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? आभासी हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या होते हैं? अब सारे फोकस और पोल के ही बीच में बने हैं। तो जब सारे प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बने हैं तो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? छोटे होंगे। तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे रहते हैं? सीधे, छोटे और आभासी प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, सल्की उपकला ऊतक, या फिर घनाभाकार उपकला ऊतक? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सल्की उपकला ऊतक। क्या हो जाएगा? सल्की उपकला ऊतक। यानी जो मुख का
मुख की जो लाइनिंग होती है या अस्तर होती है, उनका निर्माण कौन करता है? सल्की उपकला ऊतक। अब ये सारे स्तंभाकार उपकला, सल्की उपकला, घनाभाकार, यानी ये सारे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसी के प्रकार हैं। तो जो चलिए देखते हैं जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो किन किन अंगों के या किन किन संरचनाओं का निर्माण करता है। तो पहला वो किसका निर्माण करता है? त्वचा की बाहरी परत। किसकी? त्वचा की बाहरी परत, यानी एपिडर्मिस का निर्माण कौन करेगा? एपिडर्मिस का निर्माण भी करेगा एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक करता है। दूसरा हो जाएगा श्वसन तंत्र के स्तर, यानी जो रेस्पिरेटरी लाइन होती है उसका भी निर्माण कौन करेगा? एपिथेलियम टिश्यू। रेस्पिरेटरी लाइनिंग, रेस्पिरेटरी लाइनिंग भी एपिथेलियम टिश्यू बनाएगा। तीसरा पाचन तंत्र की जो आंतरिक सतह होती है, पाचन तंत्र, इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो भी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। चौथा हो जाएगा रक्त वाहिकाओं की परत, रक्त वाहिका की परत। ये सारे एपिथेलियम टिश्यू के ही बने होते हैं, रक्त वाहिका की परत। पांचवा हो जाएगा किडनी की जो नलिका होती हैं, किडनी की नलिका या ट्यूब्यूल्स जो होते हैं तो वो किसके बने होते हैं? उपकला ऊतक के, ट्यूब्यूल्स, ये भी उपकला ऊतक के बने होते हैं। छठवां हो जाएगा ग्रंथियां, जो ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड है, लार ग्रंथि हैं, तो ये सब किसकी बनी होती हैं? उपकला ऊतक के। और साथ ही जो यूरिनरी ब्लैडर है यानी मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी है, तो इनके जो अस्तर बने होते हैं उपकला ऊतक के बने होते हैं। और सातवां हो जाएगा सबसे मेन, मुख, नाक, आंख की जो सतह बनी होती है, इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मुख, नाक और आंख, इनकी जो सतह बनी होती है वो किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की बनी होती है। तो ये सारे जो संरचनाएं हैं या जो अंग हैं वो किसके बने होते हैं? उपकला ऊतक के। जैसे त्वचा की बाहरी परत, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, पाचन तंत्र, रक्त वाहिका की परत, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, मूत्राशय या मूत्रवाहिनी की जो परतें होती हैं, मुख, नाक और आंख की जो आंतरिक परतें होती हैं या आंख की सतह जो होती है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। अगला प्रश्न है, बिरंजन चूर्ण एक श्वेत ठोस है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? भोजन को संरक्षित करने और जल को मृदु बनाने में, जल को रोगाणु रहित करने और फैब्रिक के विरंजन में, उर्वरक और प्लास्टिक बनाने में, सीमेंट और कांच के विनिर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो जल को रोगाणु रहित, ये आपके एनसीईआरटी में एकदम क्लियर दिया है। यानी जो विरंजक चूर्ण होता है वो पानी को शुद्ध करने में यानी जल को रोगाणु रहित करने में और फैब्रिक के विरंजन में यानी उसको व्हाइट कलर देने में कौन कार्य करता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है। अब इसके कौन कौन से, एक काम तो हो गया जल को शुद्ध करने में, दूसरा काम हो जाएगा सफाई व कीटाणु को मारने में, कीटाणुनाशी के रूप में, कीटाणु नाशी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कपड़ों के दाग हटाने में यानी फैब्रिक के विरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा जो स्विमिंग पूल का पानी होता है ना, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के जो पानी होता है उसके सफाई में भी विरंजन चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा हो जाएगा जो दुर्गंध हटाने में, कोई भी बदबू आ रही है तो दुर्गंध को हटाने में उसका छिड़काव किया जाता है। और खेतों में, बगीचों में कीटाणुनाशक के रूप में भी विरंजन चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं विरंजन चूर्ण के, आप इसको देख लीजिएगा। जल को रोगाणु रहित यानी वाटर को, मेनली कहीं का भी पानी है, पानी को रोगाणु रहित करने में या उसको प्योरिफिकेशन में ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और कपड़ों के जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने में या फैब्रिक के विरंजन में उसको सफ़ेद करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कहीं दुर्गंध है तो दुर्गंध वाली जगह पे इसका छिड़काव किया जाता है। खेतों में, बगीचों में कीटाणुनाशक के रूप में यानी कीटाणुनाशी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेड डैश प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। अब सभी, नीला, श्वेत या फिर पीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा श्वेत। अरे विवग्योर, विवग्योर तो सबको याद होगा ना। विवग्योर क्या होता है, जैसे जो श्वेत प्रकाश होता है, तो श्वेत प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। किसमें? 7 रंगों में बट जाता है। अब 7 रंगों का क्रम क्या होता है? VIBGYOR। इसको क्या पढ़ते हैं? विवग्योर पढ़ते हैं। यानी क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, बैगनी। ये इंडिगो यानी जामुनी, बैगनी, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको इसीलिए इसको श्वेत प्रकाश को सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाला कहा गया। यानी श्वेत प्रकाश ही सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है या कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले बर्तन से जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी? निम्न आर्द्रता हो, निम्न तापमान हो, गतिमान वायु है, या फिर उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, अचल वायु, उच्च आर्द्रता, निम्न तापमान, अचल वायु, या निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान और गतिमान वायु। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किस स्थिति में होगा? बर्तन क्या है? खुला है। अब सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किस स्थिति में होगा? तो क्या निम्न निम्न तापमान पर वाष्पीकरण होगा? तो नहीं होगा। तापमान उसके लिए, वाष्पीकरण के लिए कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है कि तापमान तो उच्च कर दिया, पर आर्द्रता को क्या कर दिया? आर्द्रता भी ज्यादा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कैसे होगा? और साथ ही क्या लिखा है? अचल वायु, यानी वायु जो हवा होती है, हवा तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है, तो यहाँ पे वायु नहीं रहेगी तो वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे तापमान ही कम कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी आर्द्रता निम्न होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, यानी नमी, मॉइस्चर, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तापमान ज़्यादा होना चाहिए और गतिमान वायु यानी एयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? इस स्थिति में अगर खुला बर्तन है तो जल से सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण इसी स्थिति में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हमारे हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक? तो गति के लिए तंत्रिका ऊतक, तो ये तो पहले ही कट गया। तंत्रिका ऊतक गति के लिए नहीं होता। तंत्रिका सोचने समझने, यानी ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करता है, जैसे रक्त हो गया। उपकला ऊतक ये बाहरी परत एपिडर्मिस का निर्माण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या करता है? शरीर में गति या मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब पेशी ऊतक भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है धारीदार पेशी ऊतक। कैसा होता है? धारीदार। अब धारीदार या स्केलेटल, इसको कंकाली भी बोला जाता है। तो जो धारीदार पेशी ऊतक होता है, ये क्या करता है? हड्डियों से, हमारे बोन से जुड़ा होता है। बोन से ये जुड़ा होता है और खासकर ये क्या करता है? हमारी इच्छा से काम करता है, यानी ये ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? हाथ पैर की जो मांसपेशियां हो जाएंगी, हाथ और पैर की जो मांसपेशियां हो जाती हैं वो कैसी होती हैं? धारीदार पेशी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हो जाता है कार्डियक पेशी, या इसको क्या बोलते हैं? हृदयक पेशी। हृदयक पेशी, हृदयक पेशी जो होती है ये अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, ये स्वचलित होती है। स्वचलित, यानी ये ऑटोमेटिकली चलती रहती है, ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसीलिए इसको इनवॉलेंटरी कहा जाता है। जैसे दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन, अब इसको हम अपने अनुसार इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको हम अपने अनुसार इसको कंट्रोल, ये नहीं बोलते कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हम सो रहे हैं, इसको भी हार्ट को भी बोले भाई तुम भी सो जाओ, ऐसे पंप मत करो। तो क्या होगा? अगर हार्ट सोएगा तो हम भी सोते ही रह जाएंगे, यानी RIP, रेस्ट इन पीस में चले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? ये हृदय पेशी ये अनैच्छिक होते हैं, यानी स्वचलित होते हैं, और ये हमेशा चलते रहते हैं, ये थकते नहीं हैं। इनमें लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है, ये थकान इनमें महसूस नहीं होती है, ये परमानेंट एक ही गति से चलते रहते हैं। कौन? जो हृदय पेशी या कार्डियक पेशी होती हैं। तीसरी पेशी क्या हो जाएगी? मृदु पेशी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? जैसे आंत की पेशी,
जो आंत है, आंत की पेशी या मूत्राशय की पेशी, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो मूत्राशय की पेशी, ये सब कैसी पेशी होती हैं? स्मूथ मसल्स या मृद पेशी होती हैं। ये भी हमारे इच्छा से नहीं चलती, ये भी हमारे हमारी बात नहीं मानती, ये भी क्या होती हैं? इच्छा से नहीं चलती हैं, ये भी हमारी इच्छा से नहीं चलती। जैसे आंत की गति है या फिर जैसे ब्लड फ्लो है, इनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? स्मूथ मसल्स करती हैं, और ये भी अनैच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं। तो हमारे शरीर में गति के लिए कौन जिम्मेदार है? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के भी 3 प्रकार हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए कौन सा कथन सत्य है? वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और सीधी होती है। फोकस पर रखी गई वस्तु का एक अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु को अनंत में रखने जाने पर निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा? आपने एक चीज नोटिस किया है, देखिए, अवतल दर्पण से भी प्रश्न आया था, उत्तल दर्पण से भी प्रश्न आया था, साथ ही अपवर्तन से भी प्रश्न आया था। यानी लाइट वाले टॉपिक से 3 प्रश्न अभी हमको मॉक टेस्ट में देखने को मिले। तो आप क्या करिएगा, ये लाइट वाला टॉपिक फिजिक्स का तो बिल्कुल रट के ही एकदम दिमाग में छप के जाना है ना? जैसे उत्तल, अभी इसमें लेंस से भी प्रश्न आएंगे, लेंस से, उसके फॉर्मूले से, दर्पण में भी उसके फॉर्मूले से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दर्पण के, ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। हर एक शिफ्ट में दर्पण से तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। इसे आप जो लाइव टॉपिक है, प्रकाश टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ये मान लीजिए आपका, अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो लगभग 2 से 3 नंबर तो आपके बिल्कुल बने बनाए हैं, वो आने ही आने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का निर्माण, जो मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्या बोल रहा है? वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। यही ऑप्शन सही है। इसको भी मैंने वहां पे बताया, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रफली बता देते हैं। क्या है? अवतल दर्पण सेम वही, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तो अगर अनंत पे वस्तु रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। अगर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वस्तु है गोल वाली, अगर यहाँ पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगी कहाँ? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये दूसरे नंबर की इमेज बनी है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो अब बताइए, जहां पे वस्तु रखी है वहीं पे प्रतिबिंब बना, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी जाती है उसकी प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यह वस्तु के समान आकार की होती है। कैसी होती है? वस्तु के समान आकार की होती है, वास्तविक होती है। अब जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनी, तो कैसी होती है? वास्तविक होती है, और नीचे की तरफ बनती है, इसलिए कैसी बनती है? उल्टा बनती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समान होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिक दहन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के बिना जलता है, सदैव कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है ना, कभी जल का निर्माण नहीं करता है। बताइए, कार्बन यौगिक के दहन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। जो कार्बन होता है, कार्बन यौगिक के पूर्ण दहन के लिए, अब जो कार्बन यौगिक होते हैं वो दहन होकर 2 चीजों का निर्माण करते हैं। एक किसका? एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे और दूसरा किसका निर्माण करेंगे? वाटर का निर्माण करेंगे। और इस क्रिया के लिए इनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किसमें होती है? कार्बन यौगिक के पूर्ण दहन के लिए। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब ये क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेंगे, यानी CO का निर्माण करने लग जाएंगे। तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ काला धुआं यानी कार्बन का भी निर्माण करेंगे, काला धुआं का निर्माण करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? ये इनका अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और पूर्ण ऑक्सीडेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडे के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? ताप, जल, पवन या फिर दाब?
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ताप। तो जैसे कुछ सरीसृप होते हैं तो उनमें जो लिंग का निर्धारण होता है, मेल होगा फीमेल, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं TSD। TSD मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको TSD कहा जाता है। तो यहाँ पे जिस अंडे में तापमान को जिस तापमान में अंडे को रखा जाता है उसके अनुसार मेल या फीमेल नर या मादा का निर्माण होता है। अब ये किन किन में होता है? तो जैसे कछुआ, कछुआ हो गया, दूसरा हो जाएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ, या फिर कुछ छिपकलियाँ आ जाएंगी, कुछ छिपकलियाँ इसमें आएंगी, और क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा घड़ियाल। क्या आ जाएगा? घड़ियाल। ये इनमें कैसा होता है? TSD होता है, यानी टेम्परेचर के अनुसार मेल और फीमेल का निर्माण होता है। जैसे जो कछुआ है, कछुआ के एग को, अंडे को अगर उच्च तापमान पे रखा जाए, उच्च तापमान, अगर उच्च तापमान पे रखा जाएगा तो ज़्यादातर चांस है कि अधिक चांस होगा कि क्या किसका निर्माण होगा? मादा का निर्माण होगा, यानी फीमेल बच्चा बनेगा। और अगर इसको निम्न तापमान पे रखा जाए, यानी कम तापमान हो, कम तापमान हो, तब क्या होगा? कम तापमान होगा, तब फिर नर का निर्माण होगा या मेल का निर्माण होगा। तब किसका? मेल बच्चे का निर्माण होगा। ये कैसे होता है? किसमें होता है? कछुआ में होता है। वहीं पे अगर मगरमच्छ की बात की जाए तो मगरमच्छ में अगर मीडियम तापमान में या मध्यम अगर तापमान में रखते हैं एग को, मध्यम तापमान में अगर एग को रखा जाता है तब किसका निर्माण होता है? तब नर का निर्माण होता है। और अगर ज़्यादा तापमान, ज़्यादा में रख दिए या फिर कम तापमान में रख दिए, तब किसका निर्माण होगा? तब मादा बच्चे का निर्माण होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? TSD, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और ये कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली और घड़ियाल में देखने को मिलता है। कछुआ का हमने देख लिया कि अगर अधिक तापमान तो मादा का चांस रहेगा और कम तापमान तो नर का चांस रहेगा। और इसमें मगरमच्छ में अगर मध्यम तापमान है तब नर बनने का चांस रहेगा, और ज़्यादा या फिर कम तापमान है तब मादा बच्चा बनने का चांस रहेगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय डैश डैश के माध्यम से योनि में खुलता है? अंडवाहिनी, ग्रीवा, शुक्रवाहिका या फिर अंडाशय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीवा, यानी गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में जाके खुलता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो मैंने डिटेल भी बताया ना, आप उसको भी बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।